नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां हरियाणा भवन में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरिया से सीएम ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इकबाल सिंह लालपुरिया से मुलाकात की है। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन से मिले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इकबाल सिंह लालपुरिया से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। वहीं फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने आधुनिक और सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस नवनिर्मित एनआईटी बस अड्डे का उद्घाटन किया और आम जनता को बस अड्डे को समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि 125 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड पर इस बस अड्डे का निर्माण हुआ है, जो कि 4 एकड़ में बना हुआ है। इस दौरान कई राज्यों को जोड़ने के लिए यहां से बसें चलेंगी। इससे टिकट बुकिंग ऑनलाइन समेत बस की वर्तमान स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत स्थानीय नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। ये जो एनआईटी का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस 2 मैंने की है। एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये 2 बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। हरियाणा रोडवेज अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। हरियाणा रोडवेज की बसें न केवल अपने प्रदेश में, तो इस प्रकार से न केवल हरियाणा में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर 2 रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात भी ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज का इनकम कम हुई, घाटा ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉइज़ की संख्या हमने वही रखी। जो एम्प्लॉइज़ 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज़ की ये संख्या है। लेकिन इसमें हमारे परफॉर्मेंस में ये भी थोड़ी ढिलाई आई थी, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे एक पैरामीटर है, हर बस प्रतिदिन जो 2017 में 300 किलोमीटर से ऊपर चलती थी, कोविड के कारण से काफ़ी इसकी एवरेज कम हुई, क्योंकि महीनों बसें चली भी नहीं। अब उसको रिकवर करके और 248 किलोमीटर पर डे की बस का एक एवरेज आ गया है। अब और भी आगे बढ़ेगा जब नई बसें इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें जितने भी ज़्यादा समय की होती हैं, उनकी एज के कारण से उनका जो हाल्ट है वो बढ़ जाता है। नई बसें जुड़ते ही वो उसमें बढ़ जाएगा और इम्प्रूव करेगा और 300 मीटर वापस इसको रिकवर करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों से संवाद किया। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम ने त्योहारों के शांतिपूर्ण माहौल के लिए तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश की ताकत बढ़ेगी तो देश के हर नागरिक और हर परिवार की ताकत को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने आपदा के समय में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की काम की भी सराहना की। पीएम ने बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए अब सरकारों को नई तकनीकों के उपयोग करने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार हुए हैं, जिससे देश में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में मदद मिली है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है। अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। वहीं हिसार से बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता के पास एक बार फिर से सरकार में साझेदार बनने का सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी जज्बा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को जनता जिताने का मन बना चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील की। यही प्रयास है पूरी पार्टी का, सभी साथियों का, कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री भव्य बिश्नोई जी, उनको अधिक से अधिक मतों से आदमपुर से जिताया जा सके और ये सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी की पूरी ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं का सारा जो जोर है वो उसमें लगे। मुद्दे तो हर चुनाव में स्वाभाविक सी चीज़ है, होते ही हैं और अपने अपने हिसाब से लोग अपने मुद्दे लोगों के सामने लेकर जाते हैं। भाजपा का जो मुद्दा है वो हमेशा से पूरी तरह से विकास पर केंद्रित रहा। प्रदेश में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले आदमपुर में उपचुनाव और फिर पंचायत चुनाव, यानी डबल तैयारी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर सभी दल चुनावी जंग में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। लेकिन हरियाणा की जनता का मूड क्या है, यह तो रिजल्ट ही बताएगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस चुनावी संग्राम में ताल ठोकने के लिए सभी दल तैयार हैं। हिसार के आदमपुर उपचुनाव में प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करते हुए पुराने गड़े मुर्दे तक उखाड़े जाने लगे हैं। वहीं पहले चुनाव में लोकल, विलायती और कलायती को खूब उछाला गया। अब बागड़ी होने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। असल में आदमपुर सीट बागड़ी भाषा बाहुल्य है, इसलिए आदमपुर में उम्मीदवार खुद को स्थानीय बताने लगे हैं। आदमपुर में अधिकतर गांव बागड़ी बेल्ट के आते हैं, जिनकी भूमिका इस चुनाव में हार जीत के फैसले में अहम मानी जाती रही है, जबकि कुछ गांव देशवाली बेल्ट के हैं। सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। आज से जो है पूरी उससे पार्टी के सब ये इलेक्शन में, चुनाव में पूरा सहयोग करेंगे और चल भी रहा है। और जो आज मैं कल काफी गाँव में गया था, जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी कांग्रेस ये चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छा 36 बरादरी
सहयोग करेंगे। सफाई कर्मचारियों से बातचीत करके पूरे हरियाणा में इस प्रकार से हर्षान हो रहा है। कोई वो भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो भी उनसे बात ही करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं। बिल्कुल मुंगेर भरी की सरकार बनी हुई है, उससे बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए ताकि लोगों को भी राहत मिले और जो हड़ताल में बैठे हैं, बात खा रहे हैं, उनको भी राहत मिले। यही प्रयास है पूरी पार्टी का, सभी साथियों का, कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री भव्य बिश्नोई जी, उनको अधिक से अधिक मतों से आदमपुर से जिताया जा सके और ये सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी की पूरी ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं का सारा जो जोर है वो उसमें लगे। मुद्दे तो हर चुनाव में स्वाभाविक सी चीज़ है, होते ही हैं और अपने अपने हिसाब से लोग अपने मुद्दे लोगों के सामने लेकर जाते हैं। भाजपा का जो मुद्दा है वो हमेशा से पूरी तरह से विकास पर केंद्रित रहा है। तो वहीं आदमपुर के बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं। पंचायत चुनाव के रण को भेदने के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ तैयार है। हरियाणा के 4 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। फरीदाबाद, हिसार, पलवल और फतेहाबाद में 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव होगा। 25 नवंबर को सरपंच और पंच के लिए चुनाव होंगे। 5 नवंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 14 नवंबर को नामांकन की वापसी होगी। इस चुनावी दंगल में जीत का दम तो सभी भर रहे हैं, लेकिन जनता किसकी नैया पार लगाएगी ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। हर खबर ब्यूरो। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंडी अधिकारियों और किसानों से खरीद को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि मंडी में खरीद सुचारू रूप से चल रही है, प्राइवेट और सरकारी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। वहीं इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने छठ पर्व को लेकर बनाए गए शहर में घाटों का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 14 छठ घाट बनाए गए हैं। छठ पर्व पर आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी पुलिस को उचित दिशा निर्देश दिए गए। ये सबसे पहले बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में जो किसान लगातार धान की खरीद हो रही है, किसान धान ला रहा है, कोई किसान के साथ बेकायदी ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, व्यापारी परेशान ना हो, तो व्यापारी किसान की आपस में। और मुझे जो लगा मंडी में आकर व्यापारी भी खुश हैं और किसान भी खुश हैं। उनके मनचाहे रेट मिले और मनचाही जो उनकी इस तरह के धान उस तरह के रेट मिले हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना किसानों के हित में काम हुआ है, चाहे जीरी की बात करें या गेहूं की बात करें या कपास की बात करें, गन्ने की बात करें, एक नहीं अनेकों फसल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली समारोह का उद्घाटन हुआ। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणवी संस्कृति परंपरा का प्रतीक पगड़ी भी बंधवाई, जिसके बाद राज्यपाल ने कहा कि रत्नावली समारोह हरियाणा की लोक संस्कृति का ऐसा समागम है जिसमें विशुद्ध रूप से हरियाणवी संस्कृति को केंद्रित कर लोक परंपराओं से जुड़ी विधाओं को मंच दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रत्नावली महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मैं बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूं और उत्सव में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी 21वीं सदी के भारत की शक्ति हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणवी संस्कृति दृष्टि से हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सांस्कृतिक विरासत का इतिहास यहां हजारों साल पुराना है। चलो बढ़िया।
सोनीपत के रिठाऊ गांव का यह पूरा मामला है, जहां पुरुष प्रधान पवन कुमार ने सर्वसहमति का हवाला देते हुए अपनी धर्मपत्नी को महिला प्रधान का प्रत्याशी बना दिया, जिसको लेकर गांव की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर कोई पुरुष फैसला नहीं ले सकता है, और यह भी कहा कि गांव की सभी महिलाओं को हक है कि महिला आरक्षित सीट पर हर महिला अपने आप को प्रत्याशी बनाने के लिए बराबर अधिकार रखती है। जिसके बाद गांव में सभी की सर्वसम्मति से महिला प्रधान के लिए दोबारा चुनाव किया गया और महिला प्रधान की नियुक्ति की गई। महिलाएं खड़ी हैं और महिलाओं की वोट देंगे। जो वार्ड हैं, जो ये मेंबर उठेंगे, ऑड नंबर में मर्द होंगे, इवन नंबर में औरतें होंगी। 6 औरतें हैं, 7 मर्द हैं, 13 मेंबर होंगे। तो सरपंच तो एक ही जीतेगा। उधर से भी औरत खड़ी है, इधर से भी, जो अपनी औरत को ही खड़ा करेंगे, मर्द का कोई उसमें नहीं है। और फिर सरकार की तरफ से भी ऑर्डर है, अब की बार जो भी कुछ कहना सुनना है, कहीं जाना आना है ना, लेडीज ही जाएगी। जो मर्द जो आगे जाके बैठा था वो नहीं बैठेगा, उसको गवर्नमेंट कोई किसी किस्म की तरजीह नहीं देगी। हमारा हरियाणा प्रदेश आज 1 नंबर का प्रदेश है और यहाँ पूरे देश के अंदर सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायतें हमारे हरियाणा प्रदेश में रही हैं। आज हरियाणा प्रदेश की कोई भी पंचायत का मेंबर अंगूठा टेक नहीं है। इसी प्रकार से महिलाओं को बराबर का हक देने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार ने और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ इस नीति पर जो काम किया था उसमें बहुत बड़ी सफलता हरियाणा प्रदेश को मिली। सराहनीय कदम है ये। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती है पूरी हरियाणा की महिला शक्ति, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, 50% आरक्षण दिया है, ये बहुत ज़्यादा जरूरत थी। आज महिला चूल्हा चौके पर न सिमटकर आज जनप्रतिनिधि के रूप में बाहर निकलना शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं हमारी पंचायतों में भी जहाँ पर ये रिवाज होता था कि सरपंच पति होता था और डिसीजन वो लेता था, आज उसको भी दरकिनार करते हुए महिलाएं आगे बढ़कर निकल रही हैं। वहीं गुरुग्राम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाईवे पर एक कार आग का गोला बन गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यह कार एयरटेल बिल्डिंग के सामने हाईवे की सर्विस लाइन पर खड़ी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं खबर फरीदाबाद के लघु सचिवालय से है, जहां एडीसी अपराजिता ने जिले में हो रहे अवैध खनन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीसी ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन की गतिविधियों को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से ओवरलोडिंग को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए और बैठक में पूरे जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने पर चर्चा की गई। वहीं हरियाणा के 9 जिलों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुंडरी में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। पुंडरी खंड के सभी गांवों में प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव 30 अक्टूबर को कराए जाएंगे और पंचायतों के सरपंच और पंचों को चुनने का काम 2 नवंबर को किया जाएगा। पुलिस ने फ्लैग मार्च में पुंडरी के थाना प्रभारी शिव कुमार, डीएसपी अनिल कुमार और पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। वहीं डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि लोगों में शांति का संदेश देना ही हमारा मुख्य कार्य है। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस जवानों की 2 गुनी तैनाती होगी। पुलिस प्रशासन अतिरिक्त जवानों को तैनात करेगा जो कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। को पता है 30 तारीख को जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के जो चुनाव हैं हमारे कैथल के अंदर, तो उसको लेकर के हम लोग एक फ्लैग मार्च जो पुलिस का है, वो जहाँ पे हमें लगा है कि भी वहाँ पे कुछ आशंका है या लोगों को हम ये दिखाएं कि भाई वो लीडर होकर के अपनी मर्जी से अपनी वोट का प्रयोग करें, और वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए अपनी स्वेच्छा से, और वो किसी प्रकार का भय और किसी प्रकार का डर फील ना करे। हम लोग उनके साथ हैं।
प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए मुस्तैद है। इसी कड़ी में झज्जर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती चुनावों को लेकर करीब 5,660 हथियार जमा किए गए हैं। अभी करीब 300 हथियार ऐसे हैं जो जमा नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं उनके लाइसेंस रद्द होंगे और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 50 लाइसेंस के है करीब, उसमें करीब 300 लाइसेंस अभी भी जमा नहीं हुए हैं। संबंधित थानों के बारे में इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाके दरियाफ्त पूछताछ की गई है। ये मोस्टली में पाया गया कि उन एड्रेस पे जिन एड्रेस पे लाइसेंस बनवाया गया है वहाँ पे ये लोग अब रहना नहीं पाए गए हैं। तो हम लोग इन सारे जो लोग वेरीफाई नहीं हुए हैं, जिनका एड्रेस पे नहीं मिला है, जिन्होंने हथियार जमा नहीं कराए हैं अपने, उनको हम डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं इनके हथियारों को रद्द कराएंगे। अंबाला में दिवाली की रात 2 बदमाश एक युवक को चाकू से गोदकर फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में सेक्टर 32 के मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में रेफर किया गया। हालांकि पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब रही। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। 24 तारीख की रात को, 24 और 25 की रात को है, मीरा चौक पे कुछ लड़के जिनमें एक सुमित कुमार है, वो अपने दोस्तों के साथ परोठे खाने आए हुए थे। तो वहीं पर कुछ लड़कों के साथ उसकी बहस होगी, बोलचाल होगी। तो जैसे ही वो वहाँ से आए, रास्ते में कांग्रेस भवन के पास अननोन लड़कों ने उसको, सुमित को, रोक के चोटें मारी थी। चाकू से चोटें थी, ब्लड थी, और जिसका कि पीजीआई में इलाज चल रहा है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो चलती कार की डिक्की पर आतिशबाजी कर रहे थे। ये बदमाश साइबर सिटी गुरुग्राम की मेन रोड पर कार को घुमाते हुए उसकी डिक्की पर आतिशबाजी कर रहे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 गाड़ियां और मोबाइल भी जब्त किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।